Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with a new episode. हादसा या साजिश एपिसोड 15। जो इस चैनल पे नई है या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा स्टोरीज डाल सकें। सो लेट्स स्टार्ट कहानी। अब तक खूबसूरत हरियाली और पहाड़ी इलाके में बना हुआ एक आश्रम। इस इलाके को देखकर लगता नहीं था कि ये जगह मुंबई में मौजूद है। अगर कोई एक बार वहाँ पहुँच जाए तो उसे तो लगेगा कि शायद वो लोग हिमालय में हैं। वहीं वो आश्रम जो काफ़ी बड़ा था लेकिन बिल्कुल पुराने तरीके से बना हुआ था, वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस आश्रम में सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। सभी ने ज़्यादातर केसरिया कपड़े पहने हुए थे। कोई कहीं की गाय का देखभाल कर रहा था तो कोई आश्रम में छोटे छोटे कामों में लगा हुआ था। इस आश्रम की एक कुटिया में एक बूढ़ा आदमी अपनी चौकी पर बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। उस आदमी की उम्र 70 के लगभग थी। उसके पूरे बाल सफ़ेद थे और चेहरे पर लंबी सी दाढ़ी थी जो पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थी, लेकिन उस आदमी के चेहरे का तेज उसे एक अलौकिक रूप ही दे रहा था। अब आगे उसने उस वक्त अपनी आंखें बंद की हुई थी और अपनी उंगलियों पर जैसे ही कुछ गिनने की कोशिश कर रहा था। उसने थोड़ी ही दूरी पर सामने की तरफ निर्मला जी और अधीरा जी हाथ जोड़े बैठे हुए थे। वो दोनों भी एक एक आसन पर बैठे हुए थे और गुरु जी के ध्यान अवस्था से बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद गुरुजी ने अपनी आंखें धीरे से खोली और सामने बैठे हुए अधिराज और निर्मला जी की तरफ बारी बारी से देखा। गुरुजी के पूछ अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आते देख अधिराज जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? अब तो मेरे रणवीर पर किसी तरह का खतरा नहीं है ना? तो गुरुजी ने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा, खतरा उस पर अभी भी है, लेकिन उस खतरे की ढाल तुम्हारे घर में ही मौजूद है। अधिराज जी, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बता दिया था। और वैसे भी अब रणवीर की उम्र 25 साल पूरी होने वाली है और उससे पहले ही रणवीर का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि तुम भी जानते हो कि वो वन्य और वो कन्या और रणवीर दोनों ही दूसरे के रक्षक हैं। निर्मला जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, पर माही की उम्र तो सिर्फ 19 साल है महाराज। तो गुरुजी ने कहा, जानता हूँ अभी उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन यह गठबंधन होना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तुम जानती हो ना, उन दोनों का जन्म तो हुआ ही एक दूसरे के लिए, क्योंकि इनका जोड़ खुद महादेव ने जोड़ा है। और अगर वक्त पर हमने दोनों का विवाह नहीं कराया तो आने वाले वक्त में किसी एक की जान जाना तय है। यह बात सुनकर वहाँ अधिराज जी के चेहरे पे थोड़े परेशानी वाले भाव आ गए। वहीं दादी ने घबराते हुए कहा, जान पर खतरा? गुरुजी ये क्या कह रहे हैं आप? तो गुरुजी ने शांत आवाज़ में कहा, हाँ, ये बात मैंने आप लोगों से पहले नहीं बताई थी क्योंकि वो वक्त ही सही नहीं था। इसलिए अधिराज जी, मैं तुम्हें यही कह रहा कि उस बच्ची को अपने घर में ही ले आओ, लेकिन रणवीर को तुम्हें उससे दूर रखना होगा, क्योंकि जब तक रणवीर 24 का नहीं हो जाता है तब तक वह खुद उस बच्ची के लिए खतरा ही बना रहेगा। लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है, तो बेहतर होगा कि आप उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधने के लिए तैयार हो जाइए। अधिराज जी ने जो किसी गहरी सोच में थे, उन्होंने गुरुजी से एक बार फिर पूछा, पर गुरुजी, रणवीर और माया के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। आप जानते हैं रणवीर का गुस्सा कैसा है और माही वो तो बिल्कुल ही मासूम है कहीं। तभी गुरुजी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और कहा, रणवीर के गुस्से की आग को माही ही निश्चलता से ही कम कर सकती है। कहते हैं ना, आग को सिर्फ पानी ही बुझा सकता है। तो उस बच्ची में इतना क्षमता है कि रणवीर के गुस्से के ताप को भी बर्दाश्त कर सके। और यह मत भूलिए अधिराज जी की माही का रक्षक रणवीर ही होगा, क्योंकि खतरा माही के भी कम नहीं है। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद गुरुजी ने आगे कहा, तुम जानते हो ना, सब उस बच्ची का जन्म हुआ था तब मैंने ही उसे गोद में लेकर ये भविष्यवाणी की थी कि यही आगे जाकर रणवीर के जीवन संगनी बनेगी, क्योंकि इन दोनों बच्चों का भविष्य मैंने पहले ही भांप लिया था।
निर्मला जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जैसा आप कैसे हैं वैसा ही होगा। बस कुछ दिनों में रणवीर वापस लौटने वाला है और मौका देखकर मैं उससे उसकी शादी की बात करूंगी। और आपसे एक विनती करती हूँ कि अपना आशीर्वाद उन दोनों बच्चों पर बनाए रखना। तो गुरुजी ने अपने दोनों हाथ उठाते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। कुछ देर बाद निर्मला जी और अधिराज जी वहाँ से चले गए। ड्राइवर आगे बैठे हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वहीं पीछे की सीट पर बैठे हुए अधिराज जी के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें नजर आ रही थी। निर्मला जी ने अभिराज जी की तरफ किसी सोच में गुम देखा तो पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? तो अधिराज जी ने कहा, निर्मला जी मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं माही की शादी रणवीर के साथ करके मैं माही के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा हूँ ना? तो निर्मला जी ने कहा, आप कैसी बात करें? सुना नहीं गुरु जी ने क्या कहा है कि इन दोनों का जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है और ये सिर्फ इस जन्म की नहीं, अगले कई जन्मों के एक दूसरे के हमसफ़र रहे हैं। और देखिए ये तो दोनों की किस्मत में ही लिखा हुआ है, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? अधिराज जी ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ निर्मला जी, लेकिन मुझे माही के लिए डर लगता है। आप तो जानती हैं ना रणवीर का स्वभाव कैसा है, और हमारे माही कितनी ज़्यादा चंचल, शरारती, हंसमुख है और हमेशा ही सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली है। वहीं रणवीर का गुस्सा एकदम धधकती आग की तरह है। तो क्या वो बच्ची रणवीर के इस गुस्से को बर्दाश्त कर पाएगी? निर्मला जी ने कहा, अधिराज जी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ऊपर वाले के लिए फैसले पर कुछ तो भरोसा रखिए। अधिराज जी ने अब आगे कुछ नहीं कहा। कैलिफोर्निया। रणवीर अपने रूम में अब बेड पर लेटा हुआ था। रूम काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। बाहर से आ रही चांद की रोशनी रणवीर के चेहरे पे पड़ रही थी, जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि वो सोते हुए बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा है। उसके चेहरे पर हल्के हल्के पसीने की बूंदें नज़र आ रही थीं और उसके होंठ धीरे से हिल रहे थे। वो क्या बोल रहा है ये तो सफाई सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था वो कोई बहुत ही बुरा वाला सपना देख रहा है। एक औरत जिसकी उम्र 28 साल लगभग होगी, उसके सिर से खून बह रहा था, पर वो घबराई नज़रों से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए अपने 7 साल के बेटे की तरफ देखते हुए बहुत ही डरा और सहमा हुआ लग रहा था। फिर उसकी नज़रें अपने बगल में अपने पति पर गई, जिसका सिर स्टायरिंग व्हील्स पर झुका हुआ था और उसके स्टीयरिंग व्हील्स पर झुका हुआ था और उसके सिर से भी बहुत तेज़ी से खून निकल रहा था। उसने अपने पति की बाँह हिलाकर अपने पति को होश में लाने के लिए कोशिश की। अबे अबे उठो, होश में आओ। पर उसका पति कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। वो औरत खुद भी बहुत ज़्यादा जख्मी थी, लेकिन उसे अपने बेटे की फिक्र थी। वो समझ गई कि ज़रूर कुछ और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। उसने अपने बेटे को किसी भी तरह से सेव करना था, इसलिए वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आई और जैसे तैसे उसने गाड़ी की पिछली सीट पर से गेट ओपन किया और अपने बेटे को पकड़कर बाहर निकाला। उसका बेटा अपनी माँ के सिर से बहते खून को देखकर बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ लग रहा था। वो रोते हुए बोला, मम्मा आपको चोट लगी है और डैड को होश क्यों नहीं आ रहा है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो उस औरत ने अपने बच्चे को सिर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम डरो मत, जल्दी तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक काम करना होगा, तुम इन झाड़ियों के छिप जाकर छिप जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए तब तक बाहर मत आना, तब तक तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं पहुँच जाते। तो उस बच्चे ने रोते हुए कहा, नहीं मम्मा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे आपके पास रहना है। तो उस औरत ने प्यार से बच्चे को समझाते हुए कहा, क्या तुम अपनी मम्मा की बात नहीं मानोगे? तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो ना, मेरी सारी बात मानते हो? अच्छा मुझसे प्रॉमिस करो, जब तक तुम्हारे दादाजी यहाँ नहीं आ जाते तुम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलोगे, इन्हीं झाड़ियों में पीछे इनका वेट करते रहोगे, ठीक है? आखिरकार किसी तरह समझा बुझाकर उस औरत ने अपने बच्चे को राजी कर लिया और उसे उन झाड़ियों के पीछे ले गई और उसे बैठने के लिए कहा। उस बच्चे का बिल्कुल मन नहीं था अपनी माँ को छोड़ने का, लेकिन वो अपनी माँ की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप उन झाड़ियों में छुपकर बैठ गया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी माँ ने प्यार से कहा, तुम यहाँ इंतज़ार करना, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगी, ठीक है ना? कहकर वो औरत जल्दी से गाड़ी की तरफ भागी, क्योंकि उसे अपने पति की गाड़ी से बाहर निकालना था। लेकिन
तभी वहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी आया जिसने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को ब्लैक कलर के कपड़े से कवर किया हुआ था। उसकी सिर्फ आंखें ही उस कपड़े में से नजर आ रही थी। वो औरत अपनी गाड़ी के पास पहुंचती और उससे पहले ही उस आदमी ने उसके बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें अपने पति को बचाने की, क्योंकि पहले खुद को तो बचा लो। उसे औरत ने गुस्से से उस आदमी को देखकर कहा, मैंने कहा छोड़ दो मुझे, वरना बहुत पछताओगे। तो उस आदमी ने खतरनाक वाली हंसी हंसते हुए कहा, खुद की हालत देखिए, जो मुझे धमकी दे रही हो, और मुझे तो बाद में धमकाना, पहले अपनी जान तो बचा लो। कहकर उस आदमी ने उस गाड़ी को फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और उसे अंदर लगभग धकेल दिया और डोर को बंद कर लिया। अंदर धकेले जाने से उस औरत का सिर अपने पति के कंधे से टकराया, पर जैसे ही उसने खुद को संभाला तभी उसकी आंखें बाहर की तरफ देखकर एकदम से फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो आदमी उनकी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क रहा था। ये देखकर उस औरत का दिल एक पल को तो सहम गया। अब वो अपने पति को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी, और वो चाहती भी कि अगर वो गाड़ी से बाहर निकली तो शायद उसका बच्चा उसे देखकर झाड़ियों से भागकर बाहर आ जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एक बार फिर उसे अपने पति की बाहों को हिलाते हुए कहा, अबे होश में आइए प्लीज़, वो हमें मार देगा, प्लीज़ हमें हमारे बच्चे को भी बचाना है, होश में आइए अबे। वो औरत रोई जा रही थी और अपने पति को होश में लाने की कोशिश भी कर रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने के खड़े उस आदमी पर गई, जो अपनी खतरनाक नज़रों से उस औरत को, उन बेहोश आदमी को देख रहा था। उसे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने अपने हाथ में पकड़े उस हुए लाइटर को जलाया और तेजी से उस गाड़ी पर फेंक दिया। ये देखकर उस औरत के मुंह से एक चीख निकली। वहीं बच्चा जो गाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था, झाड़ियों के पीछे, वो सहमा हुआ खुद में ही सिमटा हुआ था और उसने अभी तक अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थी। तभी उसके कानों में अपनी माँ की चीखने की आवाज़ आई। उसने थोड़ा सा सिर निकाल कर अपनी गाड़ी की तरफ देखा तो सामने की तरफ देखकर वो एकदम से जैसे सदमे में ही नहीं चला गया। उसकी गाड़ी उसकी आंखों के सामने धू धू कर जल रही थी और जलती लपटों में उसे काले कपड़े पहने हुए उसी आदमी नजर आया। उसे सिर्फ उस आदमी की आंखें ही नजर आ रही थी, जिन्हें बच्चा अपनी आंसू भरी आंखों से देख रहा था। डर की वजह से उस बच्चे के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो ऐसे ही बुत बनकर सामने चलती हुई अपनी गाड़ी को देख रहा था। उस आदमी की शैतानी हंसी उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। कुछ ही देर में वहाँ कई सारी और गाड़ियाँ आकर रुकी। जैसे ही उस आदमी ने उन गाड़ियों को अपने पास आते देखा तो जल्दी वो दूसरे साइड में के जंगल की तरफ भाग गया। उन गाड़ियों से कई सारे आदमी बाहर निकले और उसी के साथ एक गाड़ी के करीब 55 साल का आदमी बाहर आया। जैसे ही उसने उस गाड़ी को चलते हुए देखा तो कुछ पल के लिए वो उसके कदम लड़खड़ा गए। उसके पीछे खड़े आदमी ने उसे संभाल कर कहा, मालिक संभालिए खुद को। उस आदमी ने बड़े ही मुश्किल से कहा, रणवीर कहाँ है, उसे ढूंढो। क्योंकि उस औरत ने जो रणवीर की माँ थी, उन्होंने पहले ही मैसेज करके अधिराज जी को बता दिया था कि वो रणवीर को आकर बचा ले। वहीं रणवीर अभी भी सहमा हुआ सा था और चलती हुई गाड़ियों को देख रहा था। जैसे उसकी नज़र अपने दादाजी पर गई, वो जैसे अपने होश में वापस आया। उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आईं। तुम इन झाड़ियों से तब तक बाहर मत निकलना बच्चा, जब तक कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें लेने नहीं आ जाते। अपने दादाजी को देखकर रणवीर ने उनकी तरफ दौड़ लगाई और जोर से चिल्लाया, दादाजी। रणवीर की आवाज़ सुनते ही सभी की नज़र उनकी तरफ गई। रणवीर के सिर से भी खून बह रहा था और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने पोते को अपने पास आते देखकर अधिराज जी घुटनों के बल बैठ गए और अपनी बाहें उसकी तरफ फैला दी। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, इंडिया वापसी। सो मैं इसका रिकैप नहीं पढ़ रही क्योंकि अभी अभी बोला है। अब आगे रणवीर जाकर जल्दी से अपने दादाजी के सीने से लग गया और उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, दादाजी, मम्मा और डैड, वो बुरा आदमी उन्हें मारा। उन्हें कुछ ही देर में ही रणवीर यही सब बड़बड़ाते हुए अपने दादाजी की बाहों में बेहोश हो गया। प्रेजेंट टाइम, उसी के साथ रणवीर एकदम से झटके से उठा, मॉम, डैड। रणवीर इस वक्त तेज तेज सांसें ले रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीनों से भीगा हुआ था। उसने आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश की, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो एक बुरा सपना देख रहा था।
यह वही सपना था जो पिछले कई सालों से उसे हर रात परेशान करता था। तभी रणवीर अपनी लाल आंखों को सामने की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कब तक बचते हो। कभी ना कभी तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुमने उन्हें जिंदा ही। अब तक तुम्हें अपने हाथों से एक बेरहम मौत नहीं दे देता, तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। इंडिया ASR कॉलेज। देखो, ये ड्रामा प्ले मुझे नहीं करने वाला, और वैसे भी है, रोल तो रिद्धिमा करने वाली थी ना। अब मैं कहाँ से बीच में आ गई। माही ने आगे आगे चलते हुए कहा। उसके पीछे ही अखिल माही को मनाते हुए बोला, देख माही, वो रिद्धिमा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, और तुझे पता है ना, कल ही ये ड्रामा प्ले होना है। प्लीज़ मेरी इतनी सी हेल्प कर दे, रिद्धिमा वाला रोल तू प्ले कर दे। माही ने पलटकर अखिल की तरफ देखा और अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तू किसी और से जाकर पूछना, मुझे तो ना उस ड्रामा का डायलॉग याद है और ना ही मुझे कुछ पता है। तो बोल, मैं ये प्ले कैसे करूँगी। तो अखिल ने उसे थोड़ा मस्का लगाते हुए कहा, वो क्या है ना, तेरे पास एक काफ़ी बड़ा टैलेंट है कि तू जिस चीज़ को एक बार देख लेती है तो कभी भूलती नहीं है। वो कहते नहीं कहा, फोटोजेनिक मेमोरी। बस तू तो सारे डायलॉग को यूं लर्न कर लेगी। हाँ, ये बात सही थी। माही के पास ये टैलेंट था तो कि वो जिस चीज़ को एक बार देख लेती है उसे भूलती नहीं थी। उसने भी एटीट्यूड में कहा, हाँ ठीक है, लेकिन तू जानता है ना, ये एक्टिंग वैक्टिंग करना मेरे बस में नहीं है। तभी निया ने पीछे से आकर माही के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए कहा, और ड्रामा क्वीन, तेरे से बड़ी ड्रामेबाज तो कोई होगी भी नहीं। देख, चुपचाप मान जा, इतने नखरे क्यों दिखा रही है। दरअसल अखिल इस प्ले में डायरेक्ट करने वाला था और उस ड्रामे की मेन फीमेल लीड की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से थोड़ा परेशान भी हुआ था। तब निया ने ही उसे माही के नाम को सजेशन दिया था और तब से अखिल माही के पीछे पीछे ढूंढ रहा था उसे मनाने के लिए। माही ने निया की तरफ देखा और कहा, तूने ड्रामेबाज किसे कहा निया? तू क्या मुझसे पिटना चाहती है? तो निया ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, नहीं मेरी माँ, मैं तो तेरे टैलेंट की तारीफ कर रही थी। अब जल्दी से राजी हो जा ना, क्यों इतना भाव दिखा रही है। तो माही ने कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, चल बता मुझे स्क्रिप्ट कहाँ है। तो अखिल ने खुश होते हुए कहा, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। माही ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, अपने दोस्तों के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता? मैं एक नन्ही सी जान क्या क्या करती फिरूं। शाम का वक्त सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। वहीं माही सबके सामने खड़े होकर उन सबको ऑर्डर देने वाली टोन में बोली, कल मेरा ड्रामा प्ले होने वाला है तो आप सभी के वक्त पर कॉलेज पहुंच जाना है, और जो नहीं पहुंचेगा तो फिर मैं उससे बात नहीं करूंगी। तो दादाजी ने कहा, माही, तुझे कब से ये नाटक बात करने के शौक कर सॉरी माही, तुझे कब से ये नाटक वाटक करने का शौक चढ़ गया? तभी निया ने खड़े होते कहा, दादी, इसका आधा दिन तो ड्रामा करने में ही बीत जाता है, बस इस बार अलग ही होगा कि वह स्टेज पर प्ले करेगी। तो माही ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुपचाप बैठ जाओ निया, और अपना मुंह सोच समझ कर खुला कर। तब अधिराज जी ने कहा, ठीक है माही, हम सभी लोग वक्त पर कॉलेज पहुंच जाएंगे। आखिर मैं भी तो देखूं माही बिटिया कैसी एक्टिंग करती है। तो अभिराज जी ने कहा, माही, मैं अगर आधा घंटा लेट पहुंचूं तो चलेगा ना? वो क्या ना, मुझे ज़रूरी मीटिंग भी अटेंड करनी है। तो माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते कहा, अंकल, आपको सबसे पहले पहुंचना चाहिए, मैं तो आपकी दोस्त भी हूँ ना, तो आप लेट क्यों आएंगे? तो अधिराज जी ने कहा, प्लीज़ माई समझो ना, मीटिंग ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं होती तो मैं सबसे पहले, बल्कि तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारे कॉलेज पहुंच जाता। यहाँ पे अभिराज जी ने कहा, सही है। तो माही ने कहा, ठीक है, मैं आपको इसकी छूट दे देती हूँ, आधे घंटे से 1 मिनट भी लेट करना तो सुधा आंटी आप तो मेरे साथ ही चलना। तो सुगंधा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ? अरे
मैं अभिराज जी के साथ ही आ जाऊंगी ना। तो माही ने जिद करते हुए कहा, प्लीज़ ना सुगंधा आंटी, आप मेरे साथ ही चलना और मुझे रेडी होने में हेल्प करना। तो दादी ने कहा, हाँ सुगंधा चली ना, वरना पूरे दिन ये तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहेगी तुम्हें मनाने के लिए। तो सुगंधा ने हंसते हुए कहा, ठीक है माही, मैं निया और तुम दोनों के साथ ही चलूँगी। अब तो खुश? माही ने भी खुश होते हुए कहा, अब मैं खुश क्यों नहीं होंगी, मेरी पूरी फैमिली कल मेरा प्ले देखने आएगी। फिर निया ने कहा, चल ऊपर चलकर थोड़ी बहुत प्लानिंग भी कर लेते हैं, और हमें ड्रामा भी तो सिलेक्ट करनी है, सॉरी ड्रेसेस भी तो सिलेक्ट करनी है ना, कि कल तू क्या पहनने वाली है। माही और निया दोनों ही निया के रूम की तरफ भाग गई। सुगंधा ने अधिराज जी से पूछा, डैड रणवीर और आदित्य कब वापस आने वाले हैं? तो अधिराज जी ने कहा, 2 दिन बाद वो लोग वापस आने वाले हैं। अच्छा सुगंधा, तुमने रणवीर का रूम रेडी करवा दिया ना? तो सुगंधा ने कहा, हाँ डैड, मैंने रणवीर का रूम रेडी करवा दिया है। मुझे पता है कि रणवीर को किस तरह की थीम पसंद है, और आदित्य से मैंने बात की थी, तो उसने कहा था कि उसके रूम में भी उसे किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहिए, उसे वैसा ही रूम चाहिए जैसा वो छोड़ कर गया था। फिर अधिराज जी ने अभिराज जी से पूछा, अभिराज 2 दिन बाद होने वाली पार्टी का सारा अरेंजमेंट देख लिया है ना तुमने? तुम्हें पता है ना मेरे दोनों पोते इतने वक्त बाद वापस लौट रहे हैं और यह पार्टी ग्रैंड होनी चाहिए। तो अभिराज जी ने कहा, यस डैड, मैंने सारी तैयारी कर ली है और यह पार्टी अब तक की सबसे बड़ी ग्रैंड पार्टी होगी। आखिरकार इस घर के दोनों बेटे जो वापस लौट रहे हैं कैलिफोर्निया। आदित्य, राजवीर और रणवीर तीनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनके पीछे से सर्वेंट अपने हाथ बांधे खड़े थे। आदित्य ने अपना नाश्ता करते हुए ही पूछा, रणवीर ये अचानक तुमने कल जाने का फैसला ही क्यों किया है? हम तो परसों जाने वाले थे। तो रणवीर ने बिना आदित्य की तरफ देखे हुए कहा, क्योंकि मुझे दादाजी को बिना बताए इंडिया जाना है इसलिए। तो राजवीर ने सवाल किया, पर ऐसा क्यों? तो रणवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, राठी इस वक्त इंडिया में है और वो परसों इंडिया छोड़ देगा, और उससे पहले ही हमें उसे अपनी दपोश लेना है। यह सुनकर आदित्य ने राजवीर की तरफ देखा और फिर रणवीर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो इंडिया में है? तो रणवीर ने कहा, मैं तुम लोगों की तरह फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा पूरा फोकस अपने काम पर है, इसलिए मुझे अपने दुश्मनों के बारे में पल पल की खबर होती है। रणवीर के बातों में छुपा हुआ तंज राजवीर और आदित्य दोनों ही समझ गए थे। दोनों ने अब चुपचाप अपने नाश्ते पर फोकस करना ही सही समझा। लेकिन तभी राजवीर ने पीछे ही खड़े एक सर्वेंट की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, हम लोग कल इंडिया जा रहे हैं। इस बारे में रणवीर के दादाजी को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि उन्हें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि उनका कौन सा एजेंट यहाँ उनके लिए काम कर रहा है। यह सुनकर पीछे खड़े दोनों सर्वेंट जल्दी से अपनी नज़रें झुकाए हुए बोले, जी 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 नहीं पता चलेगा। दरअसल राजवीर और रणवीर दोनों को पता था कि घर में काम करने वाले सर्वेंट दादाजी के ही एजेंट ही थे, जो रणवीर की पल पल की खबर उन तक पहुंचाते थे, और यह बात राजवीर भी जानता था, इसलिए उसने उन दोनों सर्वेंट को वार्न किया था। दूसरा दिन ASR कॉलेज। माही ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही थी और सुगंधा जी उसके बालों को सही करते हुए बोली, आप तो परफेक्ट लग रही हो, तुमने अपनी स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ ली है ना? तो माही ने सुगंधा जी की तरफ देखते हुए कहा, पढ़ी नहीं थी, देखी थी, और मुझे अच्छे से याद है कहाँ पर मुझे क्या डायलॉग बोलना है। तो सुगंधा जी ने कहा, पर तुमने स्क्रिप्ट की तो थी ना, क्योंकि प्रैक्टिस तो की थी ना, क्योंकि एक दिन में ये सब कुछ इतना करना पॉसिबल नहीं है। तो माही ने कहा, आंटी आप मुझे जानते नहीं हैं क्या, मैं बहुत ही टैलेंटेड हूँ, देख लेना स्टेज पर आग लगा दूँगी अपनी एक्टिंग के जलवे से। निया ने कहा, आई होप कि ऐसा ही हो, पर वहाँ पर तुम लड़ने मत बैठना, क्योंकि पिछली बार तुमने रामायण के प्ले में अच्छी खासी महाभारत छेड़ दी थी। तो माही के मुंह से मुंह बनाते हुए कहा, चुप रहो निया, वो मेरी गलती नहीं थी, वो रोहित एक्टिंग के बहाने मुझसे ही फ्लर्ट कर रहा था,
तो क्या मैं उसे सबक ही नहीं सिखाती? तो क्या मैं उसे सबक नहीं सिखाती? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड 17। मैं तुम पर पहली नज़र में अपना दिल हार बैठा है बैठी, आई डोंट नो। सो कहानी अब तक मैं रिकैप में नहीं जा रही। सुगंधा जी ने अब दोनों को चुप कराते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब यहीं पर झगड़ा मत करो। तभी अखिल ने वहाँ आते हुए कहा, माही तुम रेडी हो ना? प्ले 10 मिनट में शुरू होने वाला है, जल्दी से स्टेज पर पहुँचो। तो माही ने कहा, हाँ मैं रेडी हूँ। कुछ ही देर में वो सुगंधा जी को और निया को साथ स्टेज के बैक साइड पहुँच गई। सुगंधा जी ने माही से कहा, माही पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना और घबराना नहीं। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आंटी आप चिंता मत कीजिए, ऐसी एक्टिंग करूँगी कि मेरी एक्टिंग के तो सब यहाँ फैन हो जाएंगे। तभी एक लड़की ने कहा, माही जल्दी से स्टेज पर पहुँच, पर्दा उठने वाला है। सभी लोगों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। माही ने सुगंधा जी के गले लगते हुए कहा, ठीक है आंटी, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ और आप मुझे चीयर जरूर करना। सुगंधा जी ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो यहाँ आई थी इसलिए हूँ, मुझे मेरी माही की लाइव परफॉर्मेंस जो देखनी है। माही उस लड़की के साथ स्टेज पर पहुँच गई। पर्दा अभी उठा नहीं था, अभी लोग अपनी अपनी पोजीशन लिए खड़े थे। दरअसल ये प्ले एक लव स्टोरी के बेसिस पर था। माही ने एक लॉन्ग गाउन पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी प्रिंसेस की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। माही तो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी और आज वो ऐसा लग रहा था जैसे रियल में कोई परियों की रानी स्टेज पर उतर आई हो। वहीं उसका को स्टार रोहित को उसे देखता ही रह गया। वो मन ही मन बोला, अच्छा युवा जो रिद्धिमा की तबीयत खराब हो गई, अब मुझे माही के साथ प्ले करने को मिलेगा। वैसे तो ये कभी मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन प्ले के बहाने मैं इसे अपने दिल के हाल जरूर कह दूंगा। वहीं माही ने जब रोहित को अपनी तरफ देखते हुए देखा तो मन ही मन बोली, अखिल को भी एक यही मिला था मेरा पार्टनर बनाने के लिए। गिट्टर देखो कैसे घूर रहा है, देख रहा है मुझे। अब तक माही रोहित के पास आकर खड़ी हो गई थी और रोहित अभी भी उसे एकटक देखे जा रहा था। माही ने फेक स्माइल के साथ कहा, रोहित क्या तुम अपने आगे के दांत तोड़वाना चाहते हो? तभी रोहित अपने हाथ में आया और होश में आया सकपकाते हुए कहा, माही तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तो माही ने कहा, तुम मुझे ऐसा घूरना बंद करो, मुझे नहीं पसंद। तो रोहित ने स्माइल करते हुए कहा, यार तुम आज लगी इतनी खूबसूरत रही हो कि मेरी नज़र ही नहीं हट तुमसे। माही ने कहा, तो मैं तुम्हारे दांत से पहले तुम्हारी आंखें फोड़ देती हूँ, कैसा रहेगा? माही की बात सुनकर रोहित ने जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं हर वक्त मारने पीटने की बातें क्यों करती रहती है? तभी माही ने भी दूसरी तरफ देखते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, यहाँ पर सिर्फ प्ले हो रहा है और वही डायलॉग बोलना जो स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। फिर वापसी उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारा डायलॉग और तुम्हारी हरकतें इधर से उधर जरा सी भी हो ना, तो पिछली बार तो सिर्फ पीटा था, इस बार तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तभी एक अनाउंसमेंट के साथ पर्दा उठा और वहाँ पर स्लोली एक म्यूज़िक बजने लगा। रोहित जो किसी प्रिंस की ड्रेस में था, उसने बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ कहा, मेरी शहजादी, तुम्हारे इस हुस्न की क्या तारीफ करूं, मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है। तो माही ने भी शर्माते हुए एक्टिंग करते हुए कहा, मेरे शहजादे, तुम्हारी नजरें ही काफ़ी हैं मेरी तारीफ के लिए। कहकर माही ने बड़े ही अदा के साथ अपनी नज़रें झुका ली। रोहित तो माही की इस अदा पर इतना फिदा हो गया कि भूल ही गया कि ए इस वक्त एक प्ले कर रहा है। एक्साइटमेंट में उसने फिर से कहा, एक बार तुम मेरा प्यार कबूल करके तो देखो, दुनिया जहाँ की खुशियाँ मैं तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूँगा। पिटेगा पैसे। माही का ये सुनना था कि उसने हैरानी से नज़रें उठाकर रोहित की तरफ देखा और धीरे से कहा, रोहित हम प्ले कर रहे हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? रोहित अपने होश में वापस आते हुए बोला, सॉरी वो गलती से मुंह से निकल गया, मेरी शहजादी। तभी वहाँ पर कुछ लोग आए और जो सैनिक के गेटअप में थे, उन्होंने अपनी तलवार निकाली कर माही और रोहित पर तानते हुए कहा,
किंग का आदेश है कि तुम दोनों को पकड़कर उनके सामने लाया जाए। माही ने डरकर रोहित के पीछे छिपते हुए कहा, मेरे शहजादे, लगता है मेरे पिताजी को हम दोनों की प्रेम कहानी के बारे में पता चल गया है। तो रोहित ने उन सैनिकों को घूरते हुए कहा, मेरी शहजादी, तुम डरो मत, मैं हूं ना, मैं खुद इन सैनिकों का मुकाबला करूंगा और तुम यहाँ से कोई नहीं ले जा पाएगा। मुकाबला करूंगा और तुम्हें यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगा। कहकर रोहित ने जैसे ही अपनी म्यान पर हाथ डाला तभी उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी तलवार तो उसकी म्यान में है ही नहीं। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए जोर से चिल्लाया, यार अब ये मेरी तलवार कहाँ है। तभी अपना मुझे हंसी आ गई। रोहित जोर से चिल्लाया, यार ये मेरी तलवार कहाँ है। तभी माही ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इडियट, तुम क्यों भूल जाते हो कि हम प्ले में हैं। माही को तो मन कर रहा था कि किसी सैनिक की तलवार लेकर वो रोहित का ही मर्डर कर दे। वहीं बैक साइड में खड़ा हुआ अखिल ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो यहाँ माही का डर लग रहा था, लेकिन ये रोहित ये ब्लंडर करके ही मानेगा। माही सही कह रही थी, क्यों इस बेवकूफ़ को मैंने इस प्ले में ले लिया। अब ये भी अखिल की एक मजबूरी थी। अखिल रोहित पूरे कॉलेज का बहुत ही हैंडसम लड़का था। आखिर रोहित बहुत हैंडसम था और प्रिंस के गेटअप में बिल्कुल प्रिंस ही लग रहा था। हाँ, एक्टिंग के मामले में भी अच्छा था, पर माही के सामने आते पता नहीं उसे क्या हो जाता था। वहीं माही को गुस्से में देखकर रोहित ने बेचारों वाली स्माइल के साथ कहा, सॉरी माही, वो क्या है ना कि तलवार नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें इन सैनिकों से कैसे बचाऊंगा। तो माही ने कहा, इतने सारे सैनिक हैं तो इनमें से किसी से भी तलवार छीन लो ना। रोहित की माही का आइडिया अच्छा लगा। उसने जल्दी से एक सैनिक के पेट पर एक घूंसा मारा और उसके हाथ से तलवार छीनकर उन सैनिकों की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, किसी ने भी अगर मुझे या मेरी प्रेमिका को छूने की कोशिश की तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। माही ने देखा कि रोहित ने तलवार को उल्टी ही पकड़ा हुआ है। मुझे हंसी आ रही है आज। माही ने देखा कि रोहित ने तलवार को उल्टी ही पकड़ी हुई है। उसे अब रोहित पर भी गुस्सा आया। वो उसे आगे बढ़ी और रोहित को हाथ से तलवार लेते बोली, इडियट, तुम्हें तलवार पकड़ना भी नहीं आता क्या, हटो आगे से, अब ये डायलॉग मुझे बोलने दो। रोहित ने कहा, अरे तुम प्रिंसेस हो, तुम ये कैसे कर सकती हो। तो माही ने रोहित के पीछे धकेलते हुए कहा, तुम्हारे बस का नहीं है ये करना, मैं इन सैनिकों से निपटती हूँ। तभी रोहित ने कहा, प्लीज़ माही, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। रोहित का ये कहना था कि माही खा जाने वाली नज़र से रोहित को घूर रही थी। वहीं बैक साइड पर खड़े अखिल और निया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हो गया ब्लंडर। वहीं ऑडियंस इन दोनों की फाइट नहीं करी, वहीं ऑडियंस इन दोनों की फाइट देखकर हंस कर पागल हो रही थी। वहीं वहीं ऑडियंस भी इन दोनों की फाइट देख कर हंसकर पागल हो रही थी। वहीं दादी जी और दादाजी तो हैरानी से स्टेज की तरफ ऐसे देख रहे थे कि वो तो यहाँ क्या देखने आए थे और उन्हें क्या देखने को मिल रहा है। वहीं अभिराज जी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहे थे। वैसे उन्हें पता था कि अगर इस प्ले में माही है तो कोई ना कोई ब्लंडर तो जरूर होगा। वहाँ बैठे कुछ लड़के जोर से सीटी बजाने लगे। वहीं सैनिक बने हुए लड़के तो हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। उनके एक्सप्रेशन कुछ अलग थे कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं रोहित तो भूल ही गया कि वो इस वक्त स्टेज पर है। वो माही को मनाते हुए बोला, प्लीज़ माही, ऐसा गुस्सा मत करो, प्लीज़ मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगा। माही ने तलवार लहराते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी जान दोगे? मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी। कहकर माही तलवार लेकर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, रोहित जो घुटनों के बल माही के सामने बैठा था, उसकी आंख एकदम से हैरानी और डर से बड़ी हो गई। सॉरी, इस पैराग्राफ को मैं दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। वहीं रोहित तो भूल गया था कि वो इस वक्त स्टेज पर है। वो माही को मनाने हुए बोला, प्लीज़ माही, ऐसा गुस्सा मत करो, प्लीज़ मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूँगा।
माही ने तलवार लहराते हुए कहा, तुम क्या मुझे अपनी जान दोगे? मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी। कहकर माही तलवार लेकर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, रोहित जो घुटनों के बल माही के सामने बैठा था, उसकी आंखें एकदम से हैरानी और डर से बड़ी हो गई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और इधर से उधर भागते हुए बोला, माही क्या कर रही हो? अपने ही प्यार की जान लोगी क्या? मैं तो तुम्हें प्रपोज कर रहा था। मेरी क्या गलती? तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम पर पहली नज़र में अपना दिल हार बैठा हूँ। रोहित इधर उधर भागने हुए माही से बचने हुए ही ये बातें बोल रहा था। वहीं माही तो हवा में तलवार लहराए हुए रोहित को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। उसने अपने एक हाथ को अपना गाउन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में तलवार। सॉरी, पहले हंस लेती हूँ मैं। सॉरी, मैंने पूरा पढ़ लिया, अब सोचती हूँ कि शायद नहीं हंसूंगी। वहाँ बैठकर लड़के जोर से सीटी बजाने लगे। वहीं सैनिक बने हुए लड़कों तो हैरानी से उन दोनों को ही देख रहे थे। उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं रोहित तो भूल ही गया था कि वो एक स्टेज पर है। वो माही को बनाते हुए बोला, प्लीज़ माही, ऐसे गुस्सा मत करो, प्लीज़ मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। माही ने तलवार लहराते हुए कहा, तुम क्या मुझे अपनी जान दोगे? मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी। कहकर माही तलवार लेकर जैसे ही उसकी तरफ पड़ी, रोहित जो घुटनों के बल माही के सामने बैठा था, उसकी आंखें एकदम हैरानी से डर से बड़ी हो गई। वो जल्दी से खड़ा हुआ इधर से उधर भागते हुए बोला, माही क्या कर रही हो? अपने प्यार की जान लोगी क्या? मैं तो तुम्हें प्रपोज कर रहा था। सॉरी यार, गलती। तुम इतनी खूबसूरत हो, मैं तुम्हें पर पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा हूँ। रोहित इधर उधर भागते हुए और माही से बचते हुए ये बातें बोल रहा था। वहीं माही तो हवा में तलवार लहराए हुए रोहित को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। उसने अपने एक हाथ में गाउन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से तलवार। रोहित कभी एक सैनिक के पीछे छुपता तो कभी दूसरे सैनिक के पीछे। तो निया ने कहा, अखिल जल्दी से पर्दा गिराओ, कहीं माही सच में रोहित का मर्डर न करते। तो अखिल ने कहा, अरे निया, देख नहीं रही ऑडियंस कितना एंजॉय करिए, चलने दे जो हो रहा है। तो निया ने अजीब नज़र से अखिल को देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? जब तक माही पूरी ऑडियंस के सामने रोहित को अच्छे से धुलाई नहीं कर देती, तब तक पर्दा नहीं गिराया जाएगा। अखिल ने कहा, ठीक है, मैं अभी ऑर्डर देता हूँ। वही माही रोहित को ना जाने क्या क्या गालियाँ देते हुए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। वही सुगंधा जी का तो हंस हंस कर बुरा हाल था। कुछ ही देर में पर्दा गिराया गया, लेकिन तब तक का सीन ये था कि माई रोहित के बालों को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए जोर जोर से झंझोड़ रही थी और रोहित घुटने के बल माही के सामने बैठा था और माही से उसके बालों को छोड़ देने का रिक्वेस्ट कर रहा था। रोहित जिसके बाल जो कुछ देर पहले उसने जेल से सेट किए थे, वो अब चिड़िया के घोंसले की तरह नजर आ रहे थे। वहीं अखिल और निया माही को पकड़ उसे रोहित से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। माही छोड़ो उसे, पागल हो गई है क्या? उसे गंजा करके ही मानेगी क्या? निया ने कहा। माही गुस्से से बोली, इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। जब देखो वहाँ इसका फ्लर्ट शुरू हो जाता है। इस कमीने को मैंने पहले ही कहा था कि अपनी हद में रहे, लेकिन नहीं, इसे अंदर तो रोमियो जब मर्जी एक्टिंग हो आए एक्टिवेट होता रहता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर तो रोमियो जब चाहे तब एक्टिवेट होता रहता है। आज तो मैं इसकी वो हालत करूँगी कि ये मुझे तो क्या अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी प्यार का इजहार करने से डरेगा। वहीं रोहित ने डरते हुए कहा, छोड़ दे मेरी माँ, ज़िंदगी में कभी तुझसे फ्लर्ट नहीं करूँगा। अरे मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी फ्लर्ट नहीं करूँगा, अब तो छोड़ दे मुझे। वही सुगंधा जी तो हैरानी से कभी माही को देख रही थी तो कभी रोहित को। कुछ ही देर में अखिल और निया ने बड़ी मशक्क़त करने के बाद माही को रोहित से दूर किया। माही का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके भी बाल जो कुछ पहले बड़े ही सलीके से बनाए गए थे, अब वो भी काफ़ी बिखरे हुए नज़र आ रहे थे। पर इस लुक में भी माही बड़ी क्यूट लग रही थी। सुगंधा जी ने माही को शांत कराते हुए कहा, शांत हो जा बच्चा, क्या हालत कर ली तूने इस बेचारी की। तो माही ने कहा, आंटी देखो ना, ये हमेशा ऐसे ही गड़बड़ करता है, इडियट। और अखिल, अगर आज के बाद तूने इस
कभी भी इसे प्ले में रोल दिया ना तो सबसे पहले फुर्सत में तुझे ही निपटाऊंगी, कहकर माही पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। निया ने अपने सीने पे हाथ रखते हुए कहा, हाँ तो पक्का ये इसकी जान लेने वाली थी। फिर रोहित की तरफ देखते हुए कहा, और तुम क्या अपने अंदर के रोमियो को कंट्रोल में नहीं रख सकते थे? कहाँ भी उछल उछल कर बाहर आ जाता है बेवकूफ़, कहकर निया भी वहाँ से चली गई। सुगंधा जी ने रोहित की जब हालत देखी तो अफसोस जताते हुए कहा, बेटा जाओ ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना हुलिया ठीक कर लो। रोहित ने अपनी सर में हाँ में हिलाया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। सुगंधा जी ने अखिल से कहा, जाओ तुम भी जाकर अपनी दोस्त को देखो, मैं जरा अपनी फैमिली के पास जाती हूँ। अखिल और सुगंधा जी भी वहाँ से चले गए। वही ड्रेसिंग रूम में माही गुस्से से आने अपने बालों में लगी एसेसरीज को उतारते हुए बोली, मुझे पता था कि अगर रोहित इस प्ले में तो कोई ना कोई सियापा ज़रूर खड़ा कर देगा। तो निया ने कहा, तो तू अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती ना, तुझे क्या ज़रूरत थी रानी लक्ष्मीबाई बनने की? ली तलवार और चढ़ गई उस पर। तो माही ने कहा, मेरी गलती है, क्या तू देखे नहीं कि वो क्या कर रहा था? जहाँ मौका मिला नहीं वहीं पर प्रपोज करना शुरू कर देता है। क्या वो प्रपोज करने के लिए पैदा हुआ है? तो अखिल ने अंदर आते हुए कहा, तो तुम हैंडल कर लेती ना उसे, अपने गुस्से को शांत कर लेती, फिर प्ले खत्म होने के बाद उसे निपट लेती ना। फिर निया ने हंसते हुए कहा, वैसे अखिल तूने देखा नहीं कि सारी ऑडियंस कितना एंजॉय करी थी? सॉरी। फिर निया ने हंसते हुए कहा, वैसे अखिल तूने देखा नहीं कि सारी ऑडियंस कितना एंजॉय करी थी? सॉरी सब्सक्राइबर्स एंड लिसनर्स, एंजॉय शायद तुमसे ज़्यादा मैंने किया है सुनते हुए। अगर सारे एपिसोड्स ऐसे ही मिल जाए ना तो मैं सारे दिन यही आपको सुनाती रहूँगी। सो आज तो 3 एपिसोड्स हो गए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और जो मेरी हंसी आई और आपको जो 2 बार मैंने सुनाया उसके लिए सॉरी। राधे राधे।